हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 28 चैप्टर 281 रुद्राक्षी का गायब भारद्वाज परिवार को बर्बाद करना। जैसे ही गाना शुरू होने लगा, रुद्राक्षी ने एक नज़र रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर वीर की गले के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लिए और मुस्कुराते हुए वीर को देखने लगी। वीर तो हैरान था, पर वह समझ गया रुद्राक्षी क्या करने की कोशिश कर रही है। वीर ने भी ठीक वैसा ही किया। उसने रुद्राक्षी के हाथों को पकड़ा और वह दोनों ही डांस करने लगी। डांस करते हुए ही रुद्राक्षी गाना भी गा रही थी। अंग लगा दे मोहे रग लगा दे, मैं तो तेरी जोगानिया तू जोग लगा दे। रुद्राक्ष अपनी जलती हुई आंखों से वीर के हाथ को देख रहा था जो रुद्राक्षी के कमर पर था। रुद्राक्ष से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्राक्ष ने जिज्ञासा से अपना हाथ छुड़ाया जो जिज्ञासा ने कब से पकड़ रखा था और फिर स्टेज की तरफ जाने लगा। ये देख जिज्ञासा जल भुन गई। वही रुद्राक्ष ने जाकर सीधा रुद्राक्षी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ डांस करने लगा। रुद्राक्ष रुद्राक्षी की कमर पर अपने हाथ खसते हुए, जोग लगा दे रे प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। राम रतन धन चरण रतन धन रे, उजली पूरी पियत प्रेम पियस्त प्रेम लगा दे रे। रुद्राक्ष ने ये सब बहुत जल्दी किया। अचानक से ऐसे खींचे जाने से न रुद्राक्ष की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी रुद्राक्ष यहाँ आएगा। रुद्राक्ष की गहरी और इंटेंस नजरें रुद्राक्षी पर ही बनी हुई थी। रुद्राक्षी भी अब रुद्राक्ष की आंखों में ही देख रही थी। उनके साइड में ही खड़ा वीर उनकी तरफ देखकर अपनी आंखों को रोल करने लगा। अगर इन दोनों को साथ में ही डांस करना था तो मुझे क्यों लेकर आए, वीर ने खुद से ही कहा और स्टेज से नीचे आ गया। रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, तेरे सीने की लोहा मेरे अंडा भी है, तू हवा दे इसे तो मेरा तन भी जले। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के गर्दन को अपने होठों से छू लेता है जिससे रुद्राक्षी की आंखें बंद हो जाती है। जला दे रे संग जला दे रे मोहे अंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगानिया मुझे जोग लगा दे रे। रुद्राक्षी रुद्राक्ष के साथ डांस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह रुद्राक्ष से दूर जाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही रुद्राक्ष को ये समझ आया रुद्राक्षी उससे दूर जाना चाहती है, उसने तुरंत रुद्राक्षी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे ब्राइडल सताई में घुमाकर डांस करने लगा। रुद्राक्षी हैरान थी। वहीं ये देख सब लोग हीटिंग करने लगे। ये चल क्या रहा है, दादी जी ने स्टेज की तरफ देखते हुए कहा। हर किसी को समझ में आ रहा था रुद्राक्षी और रुद्राक्ष के बीच में कुछ तो अजीब है। वह दोनों जिस तरह भी डांस कर रहे थे वह नॉर्मल नहीं था, उन दोनों के बीच की हॉट केमिस्ट्री थी। रिमी दादी जी ने एक झलक जिज्ञासा की तरफ देखा और धीरे से बोला, ओह शीट, इस लड़की के सामने ये रुद्राक्ष क्या कर रहा है। और इस रुद्राक्षी को भी कितनी बार कहा है पूरी मेहनत पर पानी ना फेरे, लेकिन मजाल है मेरी कोई भी बात को मान लिया जाए। वही रुद्राक्षी रुद्राक्ष से जैसे थक गई थी। वह गुस्से में रुद्राक्ष से अलग होती है और सीधे पार्टी में से बाहर की ओर चली जाती है। ये देख रुद्राक्ष रुद्राक्षी के पीछे जाने लगा, लेकिन बीच में ही पार्टी के कुछ लोग रोककर उनके डांस की तारीफ करने लगते हैं जिससे अपने बिजनेस में कुछ प्रॉफिट करवा सके। वही वीर ने रुद्राक्षी के भाव देखे थे, उसे बहुत अलग लगा था, इसलिए वीर भी पार्टी के बाहर चला गया। कुछ समय बाद पार्टी लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अशोक वंसल रुद्राक्ष पर लगातार गुस्सा किए जा रहे थे। उनकी आंखों से जैसे गुस्से की लोह किसी को जलाना चाहती थी। तभी एक लड़की एटीट्यूड में भरी आवाज में कहती है, क्या पता वो रुद्राक्षी किसी अमीर इंसान के साथ हो। जैसे ही वह आने कुछ और रुद्राक्षी के खिलाफ जहर उगल पार्टी उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। आयशा गुस्से में जिज्ञासा की और बोलती है, खबरदार, एक लफ्ज और मेरी दोस्त के बारे में कहा, तुम जानती ही क्या हो उसके बारे में, तुम्हारी औकात भी नहीं है उसके सामने खड़ी होने की। जिज्ञासा भी अभी आयशा के थप्पड़ मारने से बहुत गुस्से में थी। वह गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोलती है, मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ उस रुद्राक्षी जैसी मिडिल क्लास फैमिली से आई लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी जिज्ञासा को ऐसा लगता है उसको यहाँ सांस लेने भी प्रॉब्लम हो रही है। तभी उसकी नज़र रुद्राक्ष की नज़रों से मिलती है जिसकी आंखों में खुद के लिए जानलेवा इरादा साफ देखा जा सकता। इससे पहले जिज्ञासा अपने बचाव में कुछ कह पाती, रुद्राक्ष गुस्से से कहता है, मैं अब बिल्कुल भी इस लड़की को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। आकाश भारद्वाज परिवार की कंपनी को बैंकक्रप्ट कर दो और इनके खिलाफ सारे सबूत को पुलिस को दे दो।
जिज्ञासा ये सुनकर रुद्राक्ष की तरफ अपनी डरी हुई नजरों से देखते हुए कहती है, रुद्राक्ष तुम तो मुझसे प्यार करते हो। तभी रिमी दादी जी आगे आकर कहती है, आस्तीन के सांपों से कभी प्यार नहीं किया जा सकता। तुम जैसे गिरे हुए लोग जो हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते थे, इसलिए मैंने रुद्राक्ष से तुम्हारे इतने क्लोज जाने के लिए कहा। जिज्ञासा को समझ आ जाता है उसकी सच्चाई रंधावा फैमिली और वंसल फैमिली के सामने आ चुकी है। ये सोच वह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गेट से आता हुआ वीर जिज्ञासा को पकड़ लेता है। ये देख जिज्ञासा वीर से कहती है, वीर छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो। लेकिन वीर कुछ नहीं कहता है और एक नज़र जिज्ञासा को देख छोड़ देता है। तभी व्योम आगे आते हुए कहता है, तुम अब यहाँ से सीधे जेल में जाओगी। ये कहते हुए व्योम जिज्ञासा के हाथों और पैरों को जय की मदद से बांध देता है, जिससे जिज्ञासा भाग न सके। वही आयशा को तो समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। आयशा को सिर्फ रुद्राक्षी की फिक्र हो रही थी। तभी वीर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, रुद्राक्ष मेरी दोस्त कहाँ गई है, मैंने उसे सभी जगह ढूंढा, आखिर तुमने ऐसा क्या कहा जो वो ऐसे चले गई। रुद्राक्ष हम दोनों की वैसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन रुद्राक्षी अगर सही सलामत नहीं मिली तो तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इतना कह अपने हाथ रंधावा परिवार से जोड़ते हुए वहां से चला जाता है। वही अशोक जी अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और मेहर पल्लवी जी भी अपनी चिंता भरी आवाज में अशोक जी को सांत्वना देने लगते हैं। वही रुद्राक्ष अपने चेहरे पर कोल्ड ऑरा लेकर उस पार्टी हॉल को छोड़ देता है, उसके पीछे ही राहिल और व्योम भी। चैप्टर 282 मेक्सिको सिटी में हंगामा। रुद्राक्ष को देख रुद्राक्षी शोकर। मनाली में रुद्राक्ष ने सारे अंडरवर्ल्ड के माफिया से कांटेक्ट कर लिया था और कई लोगों को तो जेल तक पहुंचा दिया था, लेकिन रुद्राक्षी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब रुद्राक्ष के मन में कई ख्याल आ रहे थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही डरावना लग रहा था। राहिल व्योम ने भी अपनी भाभी को ढूंढने के लिए अपने लोगों को ऑर्डर दे दिए थे, लेकिन उन्हें भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। उन्होंने कई बार पार्टी रिसेप्शन में लगे सभी कैमरा को रिपीट करके देख लिया था, लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही थी। इन सब में आधी रात हो चुकी थी। वही आयशा ये सब क्या हो रहा है समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे लगता है वह अच्छे से रुद्राक्षी को जानती है। रुद्राक्षी तो हमेशा ही अपनी मन मर्जी करती है, वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, उसे मौत से खेलना कितना सौन है। इन सब में उसने कहीं अपने दुश्मन भी बनाए हैं। वही दूसरी और मुंबई एयरपोर्ट से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। उसका शरीर बहुत पतला था और अपने चेहरे पर गोगल्स लगाए हुए थे। सभी लोगों की नज़र उस पर टिकी हुई थी। कई लोगों ने उसकी छुपके से तस्वीर निकाल रहे थे, लेकिन वह लड़की अपने चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दे रही थी, जैसे उसे इन सब की आदत है। वह लड़की मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आती है तो उसे एक कार आकर पिकअप करती है। वह लड़की उस कार में बैठे ही अपनी आंखों से गोगल्स निकालकर उस कार ड्राइव की तरफ देखते हुए कहती है, राज पापा कैसे है। राज, जो कि मिस्टर अमरजीत शर्मा का पर्सनल ड्राइवर था, वह मुस्कुराते हुए कहता है, रुद्राक्षी मैडम सर आपको बहुत मिस करते थे, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस आपके बारे में पूछते रहते थे, लेकिन आज आपको इतनी दिनों बाद देखकर सर बहुत खुश होंगे। अमरजीत के बारे में बातें सुनकर रुद्राक्षी को अपने अंदर खुशी महसूस होती है। आखिर अब वह ये कैसे भूल सकती है, उसका रिबर्थ अपने अपराधियों को सजा देने के लिए हुआ है और पिछले जन्म में की गई गलतियों को सुधारने के लिए हुई है। लगभग 1 घंटा के सफर के बाद रुद्राक्षी मेक्सिको सिटी में एंटर करती है, इस बात से अनजान कि कोई उसके लिए वहां बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही कार शर्मा मेशन के सामने आकर रुकती है, वह धीरे कदमों से शर्मा विला में प्रवेश करती है तो उसका अंदाजा सही निकलता है। घर के सभी मेंबर और नौकर इस समय गहरी नींद में है, इसलिए रुद्राक्षी राज को आराम करने का कहती है। उसे इस समय सबको परेशान करना ठीक नहीं लगता है। इस समय रुद्राक्ष के वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, ये लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वह अपने रूम में जाते ही बेड पर उल्टे मुंह लेट जाती है। उसे देखकर कोई भी बता सकता है इस समय वह अच्छे मूड में नहीं है। धीरे धीरे उसे रुद्राक्ष के साथ बिताया पल याद आने लगते हैं। रुद्राक्षी को महसूस नहीं होता कब उसकी आंखों में ठहरे इमोशन उसकी आंखों से आंसू के रूप में बहने लगते हैं। कुछ ही समय में रुद्राक्षी नींद के आगोश में चली जाती है। अगली सुबह मेक्सिको सिटी, इंडिया।
रुद्राक्षी की जब नींद खुलती है उस समय सुबह के 9 बज रहे थे। ये देख रुद्राक्षी थोड़ा खुद से नाराज होते हुए कहती है, रुद्राक्षी ये तुमने क्या किया, इतनी लेट उठी हो, पापा तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए होंगे। ये सोच रुद्राक्षी जल्दी से बाथरूम की ओर फ्रेश होने भागती है। कुछ ही देर में फटाफट तैयार होकर वह अमरजीत और सुरभि चारू जाह्नवी से मिलने सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है, लेकिन सीढ़ियों तक आते आते उसकी खुशी उसके चेहरे से गायब हो जाती है। वह अपनी कोल्ड आंखों से नीचे हॉल में बैठे लोगों को घूरने लगती है। तभी उसके कानों में अमरजीत की आवाज आती है, रुद्राक्षी बेटा तुम जाग गई, हम सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। रुद्राक्षी एक नज़र अमरजीत के सामने बैठे इंसान को घूर कर देखती है और फिर अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहती है, पापा आपको कैसे पता चला, मैं आ गई, में तो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अमरजीत रुद्राक्षी को गले लगाते ही कहते हैं, रुद्राक्षी बेटा मैंने तुम्हें देख लिया, बस मेरे लिए तो यही सरप्राइज है। तभी सुरभि जी नाराज होते हुए कहती है, लगता है आप लोग बाप बेटी तो हमें भूल ही गए। जिस पर अमरजीत कहते हैं, मोहतरमा तुम्हें कैसे भूले सकते हैं, आप तो हमारी जान है। इतना कह वह सुरभि को भी गले लगा लेते हैं। रुद्राक्षी सुरभि से मिलकर चारू और जाह्नवी से भी मिलती है। चारू आज अपनी बड़ी बहन को देखकर बहुत खुश थी, वही हाल जाह्नवी का था। तभी अमरजीत जी कहते हैं, चलो अब हम सबके साथ ही ब्रेकफास्ट कर लो, ये बातें तो होती रहेगी। रुद्राक्षी भी हाँ बोल देती है। वही सोफे पर बैठा इंसान अपने आप को इग्ना होता देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह खड़े होते हुए कहता है, डैड अब मुझे चलना चाहिए, मेरी कुछ जरूरी मीटिंग है। अब तो रुद्राक्षी यहाँ आ गई है तो आप लोगों से मिलना होता रहेगा। अमरजीत जाने की बात सुनकर थोड़े अपने चेहरे के फीचर को कठोर करते हुए बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है रुद्राक्षी को अपने साथ ले जाने की, इतनी दिनों के बाद मिले हैं हम अपनी बेटी से, कुछ दिन वह हमारे साथ रहेगी। रुद्राक्षी भी अपने नाराजगी भरे लहजे में कहती है, पापा मैं भी अब रुद्राक्ष के साथ नहीं जाना चाहती। रुद्राक्षी की बात सुनकर सभी लोग रुद्राक्षी की तरफ देखने लगते हैं तो रुद्राक्षी अपनी बात को सही करते हुए कहती है, मेरा मिटल था, अभी मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, ऊपर से मेरी पढ़ाई भी बहुत पीछे रह गई है, मुझे वह भी कवर करनी है। रुद्राक्षी की बातें सबको जायज लगती है। रुद्राक्ष भी अमरजीत के सामने कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि अमरजीत जी का अपनी बेटी के लिए पॉजिटिवनेस पहले ही देख चुका है। वह अपनी बीबी को तो नहीं खोना चाहता है, इसलिए वह भी कहता है, डैड रुद्राक्षी सही कह रही है, जब तक मैं अपने बिजनेस को और अच्छे से संभाल लूंगा। जिस पर अमरजीत रुद्राक्ष से खुश होते हुए ब्रेकफास्ट खाकर जाने के लिए ही कहते हैं। चैप्टर 283 रुद्राक्षी का गुंडों से गिरे पारस से मुलाकात। आंख रुद्राक्ष के डिनर करके जाने के बाद कई घंटा हो गए थे। उससे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि रुद्राक्ष इतनी जल्दी मनाली से मेक्सिको सिटी कैसे आ सकता है, आखिर उसे ये पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ। ये सब ख्यालात सोचते हुए उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह गुस्से में घर से कार लेकर निकल गई। इस समय उसका मन कहीं दूर भागने का कर रहा था। वही दूसरी और रुद्राक्ष के अपार्टमेंट में शौर्य बड़े स्टाइल में सोफे पर बैठा हुआ था। जैसे शौर्य बड़ी इंटरेस्टिंग नजरों से रुद्राक्ष को घूरते हुए कहता है, वैसे माना पड़ेगा रुद्राक्ष, तुम्हारी लिटिली वाइफ तुम्हें मनाली में अकेला छोड़कर यहाँ आ गई, वही बिना बताए हुए। मैं नहीं होता तो तुम ऐसे ही ढूंढते रहते अपनी लिटिल वाइफ को, लेकिन वह तो वहां मिलती ही नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष वंसल को उसकी पत्नी ही छोड़कर भाग आई। ये कहते हुए शौर्य बहुत जोरों से हंसने लगा। वही रुद्राक्ष गुस्से से शौर्य को घूरते हुए अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, क्या तुम अब जिंदा नहीं रहना चाहते। इन्हीं शब्दों को सुनकर शौर्य के मुंह में लगी कॉपी फर्श पर गिर गई। शौर्य अपनी नौटंकी करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। अगर मैं और नितिन पूरी रात भर जाग कर पूरे एयरपोर्ट और शर्मा विला पर अपनी नजर नहीं गड़ा कर रखते तो तुम आज रुद्राक्षी को दोबारा देख भी नहीं पाते। वही तुम्हारा असिस्टेंट लगता है वह कोई ड्यूटी अच्छे से निभाता है। उसकी आंखों के सामने से रुद्राक्षी निकल गई और उसे पता भी नहीं चला। रुद्राक्ष शौर्य को घूरते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो वरना आज हंसने के लिए तुम्हारे दांत नहीं रहेंगे। ये सुनकर शौर्य अपना मुंह बंद कर लेता है। शौर्य की ये हरकत देखकर आकाश को हंसी आ जाती है और वह अपने मन में कहता है, शेर के सामने कोई भी नहीं टिक पाता है, उसकी एक दहाड़ ही काफी है लोगों को डराने के लिए। रुद्राक्षी अपनी कार चला रही थी। अद्विक ने उसे कुछ कॉल की, लेकिन अनन्या ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया।
अंत में उसने उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। उसने उसे किसी अन्य नंबर से कॉल करने से रोकने के लिए अपना फोन भी बंद कर दिया। वह शांत होने की उम्मीद में ठंडी हवा महसूस करते हुए गाड़ी चला रही थी। तभी उसकी मुलाकात पारस से हुई, जो कुछ लोगों से लड़ रहा था। जिन लोगों से वो लड़ रहा था वे दयालु नहीं थे। वे एक सुनसान इलाके में पारस से लोहे की सलाखों से लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पारस उन्हें आसानी से संभाल सकता है। लेकिन रुद्राक्षी बुरे मूड में थी और उसे अपना गुस्सा निकालना था। इस तरह वह भीषण लड़ाई में शामिल हो गई। तभी पीछे से एक आदमी लोहे की छड़ पकड़कर पारस का सिर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रुद्राक्षी ने तुरंत उस आदमी की कलाई पकड़ ली और उसे मरोड़ दिया। अगले ही सेकंड में आदमी ने दर्द से भयानक चीख निकाली। पारस ने अपने सामने वाले को लात मारी और उसके सिर पर प्रहार किया। फिर पीछे मुड़कर वह रुद्राक्षी को देखकर हैरान रह गए। हवा ने अनन्या के बालों को झकझोर दिया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा और ज्यादा चमकदार हो गया, लेकिन उसकी नजर ठंडी थी। पारस रुद्राक्षी को वहां देखकर हैरान रह गया और उसे ये भी समझ नहीं आया कि वह उसकी मदद क्यों कर रही है। उस समय जिस आदमी को पारस ने लात मारी थी वह जमीन से उठ गया था। उसने अपनी लोहे की छड़ उठाए और पारस का सिर तोड़ने ही वाला था। रुद्राक्षी तेजी से आगे बढ़ी और उस शख्स के पेट में लात मार दी। वह कुछ मीटर दूर उड़ गया। जब वे दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ चिल्ला रहे थे, साफ था कि रुद्राक्षी ने उन्हें बेरहमी से पीटा था। अगर रुद्राक्षी नहीं आती तो पारस को अकेले उनसे निपटने में शायद ज्यादा समय लगता। जिस लड़की से वह नफरत करता था उसके द्वारा बचाया जाना एक अजीब एहसास था। जैसे ही पारस रुद्राक्षी को कुछ गंदे शब्द कहने ही वाला था, रुद्राक्षी ने उसे घूरकर देखा और आक्रामक रूप से उसकी ओर बढ़ने लगी। पारस ने आईब्रो सिकोड़कर कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, बस अपने काम से काम रखो। अगले ही सेकंड में रुद्राक्षी ने पारस पेट पर लात मार दी। पारस ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुद्राक्षी ने उसे हिकारत से देखा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो मुझे तुम्हें बचाना चाहिए? वह तो बस झगड़े में पड़ना चाहती थी। दुखते पेट को दबाते हुए पारस ने डांटा, क्या तुम पागल हो? मुझे जाने दो मम्मा। रुद्राक्षी ने उसकी टाई उठाए और उसके मुंह में ठूंस दी। फिर उसने उसके हाथ बांधने के लिए उसकी शर्ट उतार दी और उसे एक बड़े पेड़ से लटका दिया। बाद में उसने आदमियों से कहा जो जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे, अब तुम उससे निपट सकते हो। ये सुनकर पारस दंग रह गया और उसने टाई अपने मुंह में थूक दी। अरे तुम वापस आओ रुद्राक्षी, ऐसा मत करो। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अपने सभी दुश्मनों को एक एक करके जमीन से उठते देख पारस ने ठंडा चेहरा बनाया, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उन लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। रुद्राक्षी कार के सामने झुककर देखती रही और वही पारस जो कि कई दिनों से रुद्राक्षी को रूपाली केक लिए बदले के लिए ढूंढ रहा था, उसे अपना अंत महसूस होने वाला था। उसके दिमाग के सेंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आखिर वह दूसरी बार रुद्राक्षी की पावर देख चुका था। बस अब उसका ये देखना रह गया था कि रुद्राक्षी अब क्या करना चाहती है। चैप्टर 284 रुद्राक्षी का पारस को सताकर मनोरंजन करना। पारस, ये उसने जानबूझकर किया है और यू आर को। जैसे ही वे लोग पारस पर हमला करने वाले थे, रुद्राक्षी ने ठंडी आवाज में चेतावनी दी, बस बहुत हो गया। कुछ झिझक के बाद उन्होंने पारस पर एक और हमला किया और भाग गए। उन्होंने उसके साथ कठोर बर्ताव करने का साहस नहीं किया। 10 मिनट बाद पारस रुद्राक्षी की कार के अंदर बैठ गया। वह थक गया था और लट्ठे की तरह झुक गया था। उसने रुद्राक्षी की ओर बेरुखी से देखा और पूछा, क्या तुम्हारा शौक दूसरों को धमकाना है? जैसे ही रुद्राक्षी गाड़ी चला रही थी, उसकी नज़र रियरव्यू मिरर पर पड़ी। उसने देखा कि पारस का चेहरा जख्मी और सूजा हुआ था, लेकिन वह अभी भी उससे सवाल कर रहा था। वह हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। रुद्राक्षी हंसी कार में गूंज उठी। इससे पारस को गुस्सा महसूस हुआ। रुद्राक्षी जानती थी कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उसने पारस से जवाब दिया, मुझे दूसरों को धमकाने में खुशी नहीं होती, लेकिन मुझे तुम्हें और रूपाली को धमकाने में ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर पारस के पास कुछ पल के लिए शब्द ही नहीं थे। रूपाली के साथ जो हुआ उससे उबरना पारस के लिए मुश्किल हो गया। उसने कहा, मैं किसी भी कीमत पर रूपाली को वहां से बचाऊंगा, भले ही तुम्हारी कॉम्बैट स्किल मेरी तुलना में इम्प्रेसिव है। मैं तुमसे हर चीज के लिए सबक सिखाऊंगा।
रुद्राक्षी चुप थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह चुप रहती थी तो यह अच्छी बात थी, क्योंकि जब भी वह बोलना शुरू करती थी तो लोगों को परेशान कर देती थी। खासकर अब जब रुद्राक्षी रुद्राक्ष से नाराज थी तो उसकी बुराई की डिग्री दोगुनी हो गई। पारस उसके रवैये पर गुस्से से लगभग मर रहा था। ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे डरूंगा। रुद्राक्षी ने ब्रेक लगाया और उसे सुझाव देने से पहले उसकी ओर देखा। अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है तो चलो अब द्वंद्वयुद्ध करें। पारस की चकित निगाहें रुद्राक्षी पर टिक गईं, जो मुस्कुरा रही थी। पारस को लगा कि वह कोई राक्षसी है। तुमने मुझे फंसाया, मुझे बुरी तरह पीटा और अब तुम चाहती कि मैं तुमसे द्वंद्वयुद्ध करूं। रुद्राक्षी ने कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हें फंसाया क्योंकि तुम मुझसे कमजोर हो। अगर तुम मुझसे स्ट्रांग होते तो क्या तुम्हें पेड़ से बांध दिया जाता हो? मैं समझ गई तुम इस लड़ाई से बच निकलने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें फिर से मारूंगी। पारस फिर चुप हो गया। भले ही भी रुद्राक्षी उससे चिढ़ रहा था, पारस इस बात से इनकार नहीं कर सका कि वह सच कह रही थी। पारस के लड़खड़ाते चेहरे को देखकर रुद्राक्षी को काफी बेहतर महसूस हुआ। मुझे जाने दो, मैं अब कार से बाहर निकलना चाहता हूं, पारस ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। रुद्राक्षी ने सिर हिलाया और उसे कार से बाहर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद वह बिजली की तरह तेजी से चली गई और धुएं से उसके चेहरे पर प्रहार किया। इसके कारण पारस लगातार खांस रहा था। जब आखिरकार उसने खांसना बंद कर दिया तो उसे एहसास हुआ कि रुद्राक्षी उसे एक रिमोट हाईवे पर ले आई थी। न केवल आसपास का वातावरण शांत और एकांत था, बल्कि वहां कोई कार भी नजर नहीं आ रही थी। पारस तुरंत चौंक गया। लेस देन, इसीलिए रुद्राक्षी इतनी आसानी से मान गई, उसने जानबूझकर ऐसा किया है। ग्रेटर देन, यह महसूस करते हुए कि उससे गलती हुई है, पारस गुस्सा हो गया। वह रुद्राक्षी के धोखे के बारे में सोचकर गुस्से से आग बबूला थे। जैसे ही उसने सड़क के किनारे पड़े पत्थर पर लात मारी तो वह दर्द से चिल्ला उठा। जैसे ही उसने अपना पैर पकड़ा और दर्द से कराह उठा, रुद्राक्षी की कार पलट गई और उसने सड़क के किनारे कार रोककर पारस को मजे से देखा। पारस ने उसका पैर पकड़ लिया और रुद्राक्षी की ओर देखा, जो उसे मनोरंजन के साथ देख रही थी। पारस ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रुद्राक्षी ने चिढ़ाते हुए कहा, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई फेल्ट इट टू। उसके जवाब ने उसे और भी ज्यादा नाराज कर दिया। पारस सचमुच पागल हो रहा था। अंत में पारस न चाहते रुद्राक्षी की कार में बैठ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे चलना होगा। शहरी इलाके में जाने के लिए उसे तब तक चलना पड़ सकता है जब तक कि उसके पैर टूट नहीं जाते। पारस को लगा कि रुद्राक्षी ज्यादा क्रूर हो गई है। वह कई दिनों बाद दिखाई दी है और उसे लगा जैसे ये सब क्लास में न आने की वजह से हुआ, जहां पर वह प्रैक्टिकल कर सकती थी। चूंकि वीकेंड पर कोई क्लासेज नहीं थी, रुद्राक्षी ने धीरे से गाड़ी चलाई। जब उसने कार रोकी तो वे पहले ही ग्रीन सिटी छोड़ चुके थे और उसके बगल में एक दूसरे शहर में पहुंच गए थे। पारस ने बाहर देखा तो दंग रह गया। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रुद्राक्षी ने मुड़कर उसे ठंडी नजर से देखा। तुम्हें चुप कराने के लिए। रुद्राक्षी की एक्सप्रेशन इतनी कोल्ड लग रही थी कि इससे पारस को लगा कि वह सीरियस है। उसने तुरंत दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, वह कार के बगल में एक नाले में गिर गया। जब पारस ने उसे बाहर निकाला तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मर रहा हो। रुद्राक्षी द्वारा मजाक उड़ाए जाने के बाद पारस का घमंड टूट गया। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? चैप्टर 285, रुद्राक्ष का दिमाग थिनका। रुद्राक्षी ने लापरवाही से जवाब दिया। उसका रवैया इतना अहंकारी था कि पारस को ऐसा लगा जैसे वह सांस नहीं ले पा रहा है। यू आर क्रेल। थैंक यू। रुद्राक्षी ने पारस को लात मारकर वापस नाली में गिरा दिया। वह नीचे बैठ गई और उसकी ओर देखा। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों चिढ़ा रही हूं? पारस चुप रहा। रुद्राक्षी नोरा की ओर घूर कर देखा। क्योंकि तुम बहुत अननोइंग हो। मैंने तुम्हें पहले कुछ बार जाने दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम बहुत बचकाने और नासमझ हो। जब रुद्राक्षी बुरे मूड में थी तो शायद वह शैतान की वकील थी जिसका पुनर्जन्म हुआ था। जितना ज्यादा दूसरे किसी चीज की परवाह करते थे, उतना ही ज्यादा वह उन्हें डांटना चाहती थी।
क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ? उसने तुरंत जारी रखा, क्योंकि तुम रूपाली के चमचे हो। मैं उससे नफरत करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे भी नफरत करती हूँ। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? पारस ने झुंझलाकर जवाब दिया। ये पहली बार था जब पारस इतने गंदे बर्ताव वाली किसी लड़का से मिला था। वह चाहता है कि वह रुद्राक्षी के टुकड़े टुकड़े कर दे। उसकी आंखें जितनी तेज हो गईं, रुद्राक्षी का मूड उतना ही अच्छा हो गया। ये देखकर कि पारस उसे मारना चाहता था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, रुद्राक्षी को अच्छा महसूस हुआ। मौजमस्ती के बाद वह उसे एक होटल में सफाई के लिए ले आए। रुद्राक्षी सोफे पर लेटकर अपने फोन से खेलती रही। जैसे ही उसने फोन ऑन किया, कई कॉलें आईं। वे आकाश, रेहान और अननोन नंबर थे। रुद्राक्षी ने नजर डाली, लेकिन हर चीज की जांच नहीं की। इसी समय उसका फोन फिर बज उठा। रुद्राक्षी ने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन रख दिया। इस बीच रुद्राक्ष, जिसने रुद्राक्षी को कुछ घंटों के लिए खो दिया था, आखिरकार घबराने लगा। रुद्राक्षी ने उस तक पहुंचने के उसके सारे रास्ते बंद कर दिए, इसलिए रुद्राक्ष केवल किसी और के फोन का इस्तेमाल करके उसे कॉल करने का कोशिश कर सकता था। सबसे पहले रुद्राक्षी फोन बंद दिखाया गया था। अब कॉल कनेक्ट हो गई है, लेकिन कट गई है। रुद्राक्ष के हाथ कांप गए, पछतावा उस पर हावी हो गया। रुद्राक्ष को उस पल का अफसोस हुआ जब रुद्राक्षी डिवोर्स चाहती थी। उसने रुद्राक्षी को जेलस बनाने के लिए इस तरह का तरीका अपनाने का पछतावा हुआ। रुद्राक्षी की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को याद करते हुए रुद्राक्ष को चिंता हुई कि अनन्या डिवोर्स के बारे में सीरियस थी। रुद्राक्षी द्वारा कई बार कॉल काटने के बाद उसकी आंखें लाल हो गईं। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से माफी मांगने के लिए एक टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए रेहान का फोन उधार लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष चिंतित हो गया। उसने तुरंत विकी को फोन किया और आदेश दिया, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम ये कैसे करते हो, अभी मुझे रुद्राक्षी की लोकेशन बताओ। इसके तुरंत बाद रुद्राक्ष निराशा में सोफे पर झुक गया। उसने अपने जलते हुए माथे पर हाथ रखा और मैं इस तरह के बेवकूफ विचार के बारे में सोचने से काफी बीमार हो गया हूँ। ग्रेटर दैन। जब पारस बाथरूम से बाहर आया तो रुद्राक्षी को देखते हुए, जो सोफे पर आराम से अपने फोन से खेल रही थी, पारस ने अधीरता से पूछा, तुम यहाँ कब तक रहोगी? रुद्राक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। वह अपने फोन पर उन अननोन नंबरों को देख रही थी जिन्हें उसने ब्लॉक किया था। रुद्राक्षी ने अपने दिल की गहराइयों से अपनी सारी निराशा खत्म कर दी। अब वह रुद्राक्ष से नाराज नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उसने उन सभी कॉलों के बीच रुद्राक्ष की फिक्र देखी थी। असहाय होकर रुद्राक्षी ने अपनी उंगली से अपनी कनपट्टियों की मालिश की। जब रुद्राक्षी सोच रही थी, परास को लगा कि रुद्राक्षी उसे अनदेखा कर रही है। फिर वह गुस्से से चिल्लाया, अरे मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं। उसकी आवाज से रुद्राक्षी के विचार अचानक बाधित हो गए। उसने अपना सिर उठाया और ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा, तुम्हें पता है तुम बहुत अननोइंग हो। रुद्राक्षी की अट्रैक्टिव थी, हालांकि वह किसी को बहका नहीं रही थी, फिर भी उसकी आंखें लुभानी लग रही थीं। रुद्राक्षी का जन्म ही ग्लैमरस लुक के साथ हुआ था। वह बस दूसरों पर एक नजर डालकर ही लुभावनी लगती थी। परास उसके खूबसूरती को देखकर दंग हो गया। जब तक उसने रुद्राक्षी की हंसी नहीं सुनाई दी, तब तक उसे होश नहीं आया। तुम कहाँ देख रहे हैं? रुद्राक्षी ने उसे घूरते हुए पूछा। पारस को घूरने पर शर्मिंदगी महसूस हुई और साथ ही वह अपने दुश्मन की खूबसूरती से दंग भी हुआ। तुम्हें कौन देख रहा है? क्या तुम खुद को अप्सरा समझती हो? रुद्राक्षी फिर मुस्कुराई, क्योंकि उसे लगा कि पारस शर्मिंदा था। रुद्राक्षी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जाने की तैयारी करते हुए अपनी कार की चाबियां पकड़ ली। रुद्राक्षी ने घर जाकर रुद्राक्ष से बात करने का फैसला किया। होटल में गेम खेलने के कारण जब रुद्राक्षी के फोन की बैटरी खत्म हो गई तो उसने हेल्पलेस होकर आह भरी। इस बीच रुद्राक्ष रुद्राक्षी को खोजने के लिए लगभग बेताब था। रुद्राक्षी अपना ठिकाना नहीं छिपाया था। विकी ने थोड़े ही समय में पता लगा लिया कि वह कहाँ थी। ये जानकर कि रुद्राक्षी एक आदमी के साथ होटल में रुकी थी, एडवांस पागल हो गया। उसने अपने बुखार को नजरअंदाज किया और पास के शहर में चला गया। उसने रुद्राक्षी को खोजने के लिए विकी की द्वारा बताई गई लोकेशन फॉलो किया। स्टीयरिंग व्हील पकड़ते समय रुद्राक्ष के हाथ कांप गए थे।
आकाश जो उसके बगल में था ने रुद्राक्ष की हालत देखी और चिंता से सुझाव दिया, बॉस मैं कार चलाता हूँ, आपकी हालत ठीक नहीं है, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। चैप्टर 286 रुद्राक्ष की पजेसिवनेस और रुद्राक्ष का रोना और बेहोश होना। रुद्राक्ष के पास कोई मेडिसिन लेने का समय नहीं था, वह कई बार खांसा और मना कर दिया। इस बीच रुद्राक्षी वापस लौट रही थी जबकि रुद्राक्ष उसी समय उससे मिलने के लिए जा रहा था। जब रुद्राक्षी हाईवे पर पहुंची विक्रम ने तुरंत रुद्राक्ष को इन्फॉर्म किया। उस समय रुद्राक्ष को चक्कर आ रहा था, वह समझ गया कि उसे उस हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उसने ब्रेक मारा और पीछे की सीट पर बैठ गया। गाड़ी चलाने की बारी अब आकाश की थी। भले ही रुद्राक्ष को पता था कि रुद्राक्षी ने अपना फोन बंद कर दिया है और उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रही है, फिर भी उसने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ उसे फोन किया। सॉरी, द नंबर यू डायल्ड इज डिस्कनेक्टेड, प्लीज कॉल अगेन, एक ऑटोमेटेड वॉइस उसके कानों में गूंज उठी। रुद्राक्ष ने कमजोरी से फोन काट दिया और अपना माथा रगड़ा। इसी बीच आकाश रेड डॉट को देख रहा था जो धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। वह खुशी के मारे रोने लगा था। बॉस, मिस रुद्राक्षी सामने के ही स्टोर में है। ये सुनकर नींद की झलक तुरंत रुद्राक्ष से गायब हो गई और उसने तुरंत कहा, क्या रुद्राक्षी स्टोर में है? वह कितनी दूर है? रुद्राक्ष ने बैठते हुए पूछा। 1 मील से भी कम दूर। आखिरकार हमने रुद्राक्षी को ढूंढ लिया। रुद्राक्ष ने राहत की सांस ली। वह नजदीक ही थी और वे जल्द ही स्टोर पहुंच गए जहां उसकी कार खड़ी थी। बॉस, उनकी कार वहीं खड़ी है, आकाश ने तुरंत कार को पहचानते हुए कहा। रुद्राक्ष जल्दी से बाहर निकला और कार की ओर दौड़ा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसका शरीर बेकाबू रूप से कांपने लगा। क्या उसने कार छोड़ दी और पैदल भाग गई? आकाश असहज होकर रुद्राक्ष को देखता हुआ खड़ा था। बॉस, शायद मिस रुद्राक्षी को पता चल गया कि हम उनका पीछा कर रहे हैं और वह भाग गई। रुद्राक्ष अब भी कार के पास खड़ा था। दरवाजे का हैंडल इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। उसने सिर झुका लिया, खुद को पूरी तरह से पराजित महसूस कर रहा था। आकाश ने रुद्राक्ष को दिलासा देने के लिए मुंह खोला, लेकिन जैसे ही उसने रुद्राक्ष के हाथों पर गिरते पानी की बूंदों को देखा, उसने अपना मन बदल लिया। क्या बारिश हो रही है? लेकिन बादल तो साफ है। रुद्राक्ष को एहसास हुआ और उसने अविश्वास से रुद्राक्ष की ओर देखा। क्या बॉस रो रहे हैं? रुद्राक्ष जो हमेशा कोल्ड रहता था, उसे रोते हुए देखना एक अजीब सीन था। उसी समय में आकाश को समझ में आया कि रुद्राक्षी रुद्राक्ष के लिए कितनी मायने रखती है। रुद्राक्षी सिर्फ पानी की बोतल लेने के लिए स्टोर गई थी। जब वह कार की ओर लौटते समय एक मोड़ पर पहुंची तो उसने एक आदमी को काले कोट में देखा। वह आदमी लंबा लग रहा था, लेकिन वह कार के पास झुका हुआ था और अपना सिर नीचे किए हुए था, जैसे कि वह जमीन को देख रहा हो। वह इतना निराश और अकेला दिख रहा था जैसे कोई छोड़ दिया गया बच्चा हो। आकाश रुद्राक्ष से सही शब्द नहीं कह पाया, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा और इधर उधर देखता रहा। फिर उसने रुद्राक्षी को देखा जिसे उसने सोचा था कि वह भाग गई थी। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। बॉस, उसने कहना शुरू किया, लेकिन रुद्राक्ष अपने दुख में इतना डूबा हुआ था कि उसे सुन नहीं पाया। रुद्राक्षी ने अपनी उंगली होठों पर रखी और आकाश को चुप रहने का इशारा किया। क्योंकि रुद्राक्षी उसके बॉस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, आकाश ने रुद्राक्ष को धोखा देने का फैसला किया। उसने अपना मुंह बंद रखा और चुपचाप वैसे ही हट गया जैसा रुद्राक्षी ने कहा था। जाने से पहले उसने खुशी से हल्की हंसी छोड़ दी। रुद्राक्षी रुद्राक्ष के पास आकर खड़ी हो गई, जो अब भी सिर झुकाए हुए था। रुद्राक्षी ने खुद को शांत करने के बाद वापस लौटने और रुद्राक्ष बर्ताव के लिए एक्सप्लेनेशन मांगने की योजना बनाई थी। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने देखा कि रुद्राक्ष की आंख से एक आंसू गिरकर उसके हाथ पर गिरा। रुद्राक्षी ने अविश्वास से रुद्राक्ष को देखा। वह रो रहा था। उसे उस हालत में देखकर रुद्राक्षी का दिल दुखने लगा। रुद्राक्ष आमतौर पर खुद को शान और गरिमा के साथ पेश करता था, वह ग्रीन सिटी का गर्व था। फिर भी वह उसके लिए रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते देखकर रुद्राक्षी को लगा कि अब किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उसने बिना सोचे समझे उसे गले लगा लिया। रुद्राक्ष इस हालत में देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? उसके अचानक गले लगाने से रुद्राक्ष चौंक गया और उसने रुद्राक्षी ओर देखा।
रुद्राक्षी। उसकी आवाज दुख और सरप्राइज से भर गई थी। रुद्राक्षी ने धीरे से उसके सिर को अपने हाथों से उठाया और देखा कि उसकी आंखें लाल और आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने अपने आचरण पर पछतावा किया और बिना उससे बात किए भागने के अपने फैसले पर अफसोस किया। मैं यहाँ हूँ। जैसे ही रुद्राक्ष ने उसे ये शब्द कहते सुना, उसने उसे कसकर गले लगाया। रुद्राक्ष ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया और रुद्राक्षी की मौजूदगी में खुशी से भर गया। वह अभी भी यहाँ है, उसने गुस्से में मुझे नहीं छोड़ा। केवल भगवान ही जानते थे कि रुद्राक्ष का दिल उसे बेताबी से खोजते हुए कितना परेशान था। वह बहुत डरा हुआ था कि उसने उसे खो दिया है, कि वह उसे अपने जीवन में वापस नहीं आने देगी। जब तक वह रुद्राक्षी माफ करने को तैयार थी, वह कुछ भी करने को तैयार था। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और उसे बस अपने करीब रखा। दुनिया की सभी भाषाओं में ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो उस पल में उसके इमोशन को डिस्क्राइब कर सकते। केवल वे लोग जो अपनी सबसे बड़ी खुशी खो चुके हैं और उसे फिर से पा चुके हैं समझ सकते हैं। रुद्राक्षी ने उसकी गीली गालों को अपने गाल से महसूस किया और अपने आचरण पर गहरा पछतावा किया। मुझे पहले बिना बात किए इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। प्लीज रोना बंद करो रुद्राक्ष, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। रुद्राक्षी की आवाज भी टूटने लगी। अचानक उसने रुद्राक्ष के हाथों को अपने आसपास ढीला महसूस किया और रुद्राक्ष पूरे शरीर का भार अब उसके कंधों पर था। रुद्राक्ष अपने ही भावनाओं से इतना अभिभूत हो गया कि वह रुद्राक्षी के कंधों पर बेहोश हो गया। चैप्टर 287। क्या जैक को तुमसे प्यार है और दोनों का छुपा हुआ प्यार। रुद्राक्ष को उठते ही तेज सिरदर्द हुआ। बेहोश होने से पहले का सीन उसकी आंखों के सामने आ गया। अब सबसे पहले उसे रुद्राक्षी को ढूंढना था, लेकिन वार्ड में उसके अलावा कोई नहीं था। उसे पता है। रुद्राक्ष का दिल जोर से धड़क उठा, उसकी आंखों की रोशनी मंद हो गई। उसने रुद्राक्षी को ढूंढने के लिए अपना शरीर उठाना चाहा, लेकिन गलती से बेडसाइड टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट को गिरा दिया। छोटी छपाई वाले कागजात पूरे फर्श पर बिखर गए। दो बड़े बोल्ड शब्द रुद्राक्ष की आंखों में चुभ रहे थे। डिवोर्स एग्रीमेंट। रुद्राक्ष का शरीर अचानक सख्त हो गया। उसने डिवोर्स एग्रीमेंट को सीधे देखा। रुद्राक्षी डिवोर्स क्यों चाहती है, ये सच नहीं हो सकता। उसे लगा जैसे कोई उसके फेफड़ों में चाकू मार रहा हो और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। रुद्राक्ष बेड पर ऐसा बैठा था जैसे कि जीवनहीन आदमी हो। उसने तय कर लिया है कि वह मेरे साथ नहीं रहेगी, वह मुझे नहीं चाहती। रुद्राक्ष की आंखें फिर से लाल हो गईं, उसका शरीर कांप गया जब उसने डिवोर्स एग्रीमेंट को उठाने के लिए झुका। तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई, लेकिन रुद्राक्ष ने ध्यान नहीं दिया। आंसुओं ने उसकी नजर धुंधला कर दी। डिवोर्स एग्रीमेंट उसकी पहुंच में था, लेकिन वह उससे मीलों दूर लग रहा था। उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। रुद्राक्ष, तुम फर्श पर क्यों हो? आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। रुद्राक्षी बस पानी भरने के लिए बाहर गई थी और जब वापस आई तो उसने रुद्राक्ष को फर्श पर झुका हुआ देखा। उस परिचित और कोमल आवाज को सुनते ही रुद्राक्ष ने जल्दी से अपना सिर उठाया और रुद्राक्षी को अपनी ओर भागते हुए देखा। रुद्राक्ष ने सावधानी से पूछा, डिवोर्स एग्रीमेंट? तुम डिवोर्स नहीं चाहती है ना? रुद्राक्षी ने उसे अपनी बाहों में कसकर थामा और उस व्यक्ति को देखा जिसकी आंखें रोने से सूजी हुई थीं। उसका दिल पिघल गया। हाँ, तो फिर डिवोर्स एग्रीमेंट क्यों? रुद्राक्ष इससे बेहद परेशान था। उसने पहले ही डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार कर लिया है, फिर वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? डिवोर्स एग्रीमेंट? इस बार रुद्राक्षी कंफ्यूज हो गई। तुम किस डिवोर्स एग्रीमेंट की बात कर रहे हो? बातचीत के बीच दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रुद्राक्षी ने मुड़कर देखा और रुद्राक्ष को लेटाने में मदद की। फिर उसने जोर से कहा, कम इन। एक नर्स वार्ड में आई। उसने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, क्या आप दोनों ने एक लिफाफा देखा जिसमें डिवोर्स एग्रीमेंट है? रुद्राक्षी को याद आया कि रुद्राक्ष ने पहले क्या कहा था। उसने पूछा, क्या ये डिवोर्स एग्रीमेंट आपका है? नर्स ने एक बार फिर माफी मांगी। आई एम सॉरी, जब मैं अपने राउंड पर आई थी तो शायद इसे आपके वार्ड में गिरा दिया। रुद्राक्ष वीआईपी वार्ड में आराम कर रहा था और नर्स को बहुत सावधान रहना पड़ा ताकि उसे डांटना पड़े। वह पहले से ही 30 के दशक में थी और अपने हस्बैंड के साथ हमेशा लड़ाई होती थी। आज उसने तय कर लिया था कि वह उससे अलग हो जाएगी और उसने हॉस्पिटल के प्रिंटर का इस्तेमाल करके डिवोर्स एग्रीमेंट की एक कॉपी बनाई थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह रुद्राक्ष के वार्ड में खो जाएगा। इससे एक गलतफहमी हो गई।
नस को भेजने के बाद रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की ओर देखा जो बेड पर टिका हुआ था। हालांकि उसके बाल बिखरे हुए थे लेकिन वह उसके पीले और हैंडसम चेहरे के साथ बदसूरत नहीं लग रहा था। रोने के कारण रुद्राक्ष आंखें अभी भी धुंधली थीं। मैं रुद्राक्षी के सामने अपनी संयम बनाए रखने की कोशिश की। तुम्हें लगा कि डिवोर्स एग्रीमेंट मैंने बनाया है। रुद्राक्षी मुस्कुराए और बेड के पास एक स्टूल खींचकर बैठ गई। उसने ध्यान से रुद्राक्ष के शरीर को ठंड से बचाने के लिए रजाई भी खींच दी। रुद्राक्षी की चमकती आंखों में एक चालाक नजर आई जब वह मुस्कुराए। वह मुझे चिढ़ा रही है। गुस्से में रुद्राक्ष ने अचानक अपना हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर फंसा लिया और उसे अपने सीने में खींच लिया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, प्लीज डिवोर्स की बात कभी मत करना। रुद्राक्षी के छोड़ने का विचार रुद्राक्ष को समझा गया कि दिल टूटना कैसा होता है। रुद्राक्षी ने उसके ताजगी भरे खुशबू को सूंघते हुए कहा, ठीक है, मैं अब उस शब्द का जिक्र नहीं करूंगी। ये सुनकर रुद्राक्ष ने राहत की सांस ली। रुद्राक्ष की ठुड्डी ने उसके मुलायम बालों को रगड़ा और उसने पूछा, हम अभी कहाँ हैं? रुद्राक्ष के तुरंत टॉपिक बदलने पर रुद्राक्षी मुस्कुराई। उसने हंसते हुए कहा, हम ग्रीन सिटी के एक हॉस्पिटल में हैं। वे कुछ देर और गले लगे। रुद्राक्षी ने अपना सिर उठाकर रुद्राक्ष के होठों को हल्का सा चूमा। क्या तुम्हें और कुछ कहना है? रुद्राक्ष के अजीब बातों के कारण, उसको गलतफहमी बर्ताव के कारण उनके बीच झगड़ा हुआ था, इसलिए रुद्राक्षी उम्मीद कर रही थी कि रुद्राक्ष उसे कोई एक्सप्लेनेशन देगा। इस संकट से बहुत हट होकर रुद्राक्ष ने उससे कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। उसने रुद्राक्षी को पूरी कहानी बताई लेकिन किंग द्वारा भेजे गए टेक्स्ट मैसेज का जिक्र नहीं किया। रुद्राक्षी ने उसे गंभीरता से देखा। रुद्राक्ष ने उसके जलते हुए नजर से दूर देखा, ये जानते हुए कि उसकी हरकतें कितनी बचकानी थीं। रुद्राक्ष ने चुपचाप उसे फिर से अपने आलिंगन में खींच लिया। उसका सिर अपने सीने पर रखते हुए उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि फिर से ऐसा नहीं करूंगा। क्या तुम्हें मुझसे और कुछ पूछना है? रुद्राक्षी ने खुद पहल करते हुए पूछा, क्योंकि रुद्राक्ष ने हटाए गए टेक्स्ट मैसेज का जिक्र नहीं किया था। वह किंग से रिसीव इस तरह के मैसेज पढ़ने के बाद रुद्राक्ष के विचार और मांग जानना चाहती थी। रुद्राक्ष ने एक पल के लिए झिझकते हुए सिर हिलाया नहीं। वह फिर से रुद्राक्षी को परेशान करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा दिन आएगा जब मुझे डर का एहसास होगा। रुद्राक्षी ने एक निराशाजनक सांस ली। उसने अपना सिर रुद्राक्ष के चौड़े सीने पर रगड़ते हुए नरमी से कहा, मुझे पता है तुमने मेरे टेक्स्ट मैसेज पढ़े हैं। बात करने के बाद रुद्राक्षी ने महसूस किया कि उसे गले लगाने वाला आदमी सख्त हो गया है। रुद्राक्ष, क्या तुम मेरी पहचान भूल गए? रुद्राक्ष ये कैसे भूल सकता था कि रुद्राक्षी दुनिया की सबसे अच्छी हैकर वेकेन है। उसके लिए हटाए गए टेक्स्ट मैसेज को रिकवर करना बच्चे का खेल था। मैंने तुम्हारे मैसेज पढ़े और उन्हें हटा दिया। रुद्राक्षी के नाराज होने के डर से रुद्राक्ष ने उसे कसकर गले लगाया और अपना चेहरा उसके कंधे पर रगड़ा। रुद्राक्षी, मुझे जलन हो रही है। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही रुद्राक्षी को लगभग खोने का दर्द झेल लिया था, इसलिए अब वह अपने फीलिंग्स को छिपाना नहीं चाहता था। क्या जैक को तुमसे प्यार है? रुद्राक्ष ने पूछा। रुद्राक्षी जानती थी कि रुद्राक्ष ने जैक को समझ लिया था। उसने पहले ही उस दिन इसका अनुमान लगा लिया था जब उसने उसे फोन पर देखा था। हालांकि अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए उसने रुद्राक्ष को सच नहीं बताया था। रुद्राक्ष लाल आंखों को देखते हुए उसने पिछली रात का सीन याद किया। वह ये सोचकर हिचकिचा रही थी कि क्या उसे सच बता देना चाहिए। उसकी बाहों में वह उसकी गर्मी महसूस कर सकती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह आदमी उससे प्यार करता है। वह भी उससे प्यार करती थी, लेकिन उतना नहीं जितना वह उससे करता था। जब रुद्राक्षी ने गलती से सोचा कि वह अन्य महिलाओं को अपने पास आने का मौका दे रहा है तो वह जेलिस और गुस्सा महसूस कर रही थी। जब वह उससे अलग होती थी तो उसे भी बेचैनी महसूस होती है। हालांकि वह अपने इमोशन को उसके सामने कभी नहीं दिखाती थी। अगर एक दिन उसने उसे छोड़ने का फैसला किया तो वह शायद अपने दुख को छिपा कर बिना पीछे मुड़े चली जाएगी। चैप्टर 288 रुद्राक्षी का अपने प्यार का कन्वेंशन और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और पैशनेट किस। रुद्राक्ष, उसने धीरे से कहा, अपने आप को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए। रुद्राक्ष ने सोचा कि वह उससे नाराज है, इसलिए उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। चिढ़कर रुद्राक्षी ने समझाया, वह मुझसे प्यार करत है लेकिन
इससे पहले कि वह पूरी कर पाती रुद्राक्ष ने उसे और कस लिया। अगले ही पल रुद्राक्षी की ठुड्डी को पकड़ लिया और उसकी खुशबू ने रुद्राक्षी घेर लिया। रुद्राक्ष की गर्म सांस ने रुद्राक्षी के चेहरे को ढक लिया। जब उसने उसे गले लगाया और कसकर चूमा, रुद्राक्ष ने एक हाथ से उसकी पतली कमर को थाम लिया और दूसरे हाथ से उसका सिर पकड़ा ताकि वह अपनी पकड़ से न छूट सके। उसके होंठ पहले हल्के से रुद्राक्षी के होठों पर टच हुए, मानो रुद्राक्षी की रिएक्शन का इंतजार कर रहे हो। जैसे ही रुद्राक्षी के होठों में थोड़ी हलचल हुई, रुद्राक्ष ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रुद्राक्ष के होंठ रुद्राक्षी के होठों पर गहराई से उतर आए। उसकी रुद्राक्ष सांसें की सांसों के साथ मिल गईं। उसके होठों की गर्मी और नमी ने रुद्राक्षी को एक अलग ही दुनिया में ले गए। रुद्राक्ष धीरे धीरे और गहराई से चूमा, मानो हर एक पल को संजोना चाहता हो। जब रुद्राक्ष ने किस तोड़ी, रुद्राक्षी के होंठ थोड़े सूजे हुए थे जबकि रुद्राक्ष थोड़ा हौंफ रहा था। रुद्राक्ष की जीभ ने धीरे से रुद्राक्षी के होठों को छुआ और रुद्राक्षी जवाब में अपने होंठ खोल दिए। इस डीप किस में रुद्राक्ष ने अपनी सारी फीलिंग्स, प्यार और जलन समेट ली थी। रुद्राक्षी के होंठ रुद्राक्ष की किस के बाद थोड़े सूजे हुए और लाल हो गए थे। उसने हल्की सांस ली और उसकी आंखें रुद्राक्ष के प्यार भरी नजरों से मिली। रुद्राक्ष ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर उसके माथे को चूमा। मुझे जलन हो रही है, रुद्राक्ष की गहरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। रुद्राक्ष ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और गंभीरता से समझाया, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझसे कभी धोखा नहीं दोगी, लेकिन मुझे फिर भी जलन हो रही है। रुद्राक्ष उस आदमी को पसंद नहीं करता था जो रुद्राक्षी से प्यार करता था। वह उस आदमी से नफरत करता था जो अनन्या के साथ अच्छा बर्ताव करता था। वह इस फैक्ट से भी नफरत करता था कि रुद्राक्षी को उसके साथ काम करना पड़ता है, भले ही ये केवल मिशन को पूरा करने के लिए था। रुद्राक्ष को ये पसंद नहीं था। वह सिर्फ उसकी थी, सिर्फ उसकी। इसलिए तो रुद्राक्ष रुद्राक्षी को जैक से दूर रखने के लिए रातों रात मनाली ले गया, लेकिन वहां के हालात खराब हो गए और शादी का एकट करना पड़ा, जिसे भारद्वाज परिवार के खिलाफ सबूत ढूंढ सके जो कि उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन रुद्राक्ष को जब बहुत गुस्सा आया, जब मोक्ष रुद्राक्षी के पीछे पड़ गया, वही वीर भी रुद्राक्षी से दोस्ती करके उसके साथ रहने की कोशिश कर रहा था। ये सब रुद्राक्ष के दिमाग में घूम रहा था। आखिरकार उसकी बीवी है ही इतनी सुंदर। रुद्राक्षी ने ये सब फैकत को सोच रुद्राक्ष फीलिंग्स को उसके कॉन्फेशन के शब्दों में महसूस किया। रुद्राक्ष एक खाली कागज की तरह था और उस पर सिर्फ रुद्राक्षी का निशान था। वह कोल्ड और डिस्टेंट था, लेकिन इमोशनली एक बच्चे की तरह इमेच्योर था। उस पल में रुद्राक्षी इमोशनल हो गई। रुद्राक्ष, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अचानक की गई इस कॉन्फेशन ने अद्विक को सरप्राइज कर दिया। उसकी आंखें मासूमियत और उलझन से चमक उठी। तुमने क्या कहा? रुद्राक्ष लगा कि वह इमेजिन कर रहा है। रुद्राक्षी हंसने लगी और उसके होठों पर चूमने के लिए झुकी। उसकी आंखों में मजाकिया चमक थी। मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, याद है जब मैंने कल कहा था कि मैं जलन महसूस नहीं करती? वह झूठ था। रुद्राक्ष बिना बोले उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में उसकी इच्छाएं झलक रही थीं। जब मैंने तुम्हें किसी और औरत के लिए तैयार होते देखा जो तुम्हारे हाथ को पकड़े हुए थी, तो मुझे बहुत जलन हुई। मैं पागल से ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। मैं इस बात से गुस्से में थी कि तुमने ऐसा जानबूझकर किया। ये पहली बार था जब अनन्या ने अपने दिल की बात उससे ईमानदारी से कही थी। रुद्राक्ष, मैं लगभग 19 साल की हूँ। इन 19 सालों में तुम ही वो आदमी हो जिसने मेरे दिल को छुआ है और तुम ही वो आदमी हो जिसकी मुझे परवाह है। शायद वह उससे उतना प्यार नहीं करती थी जितना वह उससे करता था, लेकिन वह ये बात जानती थी कि वह उससे प्यार करती है। कोई और उसे रुद्राक्ष जैसा महसूस नहीं करा सकता था। जैसे जैसे रुद्राक्षी के होठों से हर शब्द निकल रहा था, उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक उठी। जब उसने बोलना खत्म किया तो उसकी आंखें बेहद चमकदार लग रही थीं। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। रुद्राक्ष की कर्कश आवाज थोड़ी कांप रही थी जब वह रुद्राक्षी की ओर देख रहा था। रुद्राक्षी ने पहले भी बताया था कि उसे उससे लगाव है और उसने अपनी फेमिनिन को भी उसके सामने दिखाया था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि रुद्राक्षी के दिल में उसके लिए एक खास जगह थी। फिर भी ये सुनकर कि वह ये बात खुलेआम कह रही है, उसे बेहद खुशी हो रही थी। कुछ भी नहीं उस खुशी से बेहतर था कि जिस इंसान से वह प्यार करता है वह भी उससे प्यार करता है।
रुद्राक्ष चमकती आंखों को देखकर रुद्राक्षी हल्का सा मुस्कुराई और कहा, मैं तुम्हें कुछ बातें नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि मैं केवल तुम्हें पसंद करती हूँ और किसी और आदमी से नहीं उलझूंगी। जब रुद्राक्ष कुछ कहना चाहता था तो रुद्राक्षी ने उसकी बात काटते हुए उसकी होठों पर उंगली रख दी। पहले मेरी बात सुनो। रुद्राक्ष अपना मुंह बंद कर लिया और उसकी ओर देखा। रुद्राक्षी ने कुछ देर सोचा और अचानक उसे चूमा। रुद्राक्ष, समय का पता नहीं चलता, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूं और इतने फेमस डॉक्टर को ऐसे बेड पर लेते रहना शोभा नहीं देता है। अब कुछ करें। अगले ही पल उसने रुद्राक्ष को तकिए पर धकेल दिया। रुद्राक्ष खिड़की के बाहर चमकती रोशनी को देखता रहा और उसे याद दिलाया, ये दिन का समय है। रुद्राक्षी यह सुनकर ठिठक गई। रुद्राक्ष ने आगे कहा, और हम हॉस्पिटल में हैं। इसके अलावा वह अभी भी बीमार था। पिछली बार की सिचुएशन को याद करते हुए जब वह बेड पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका, रुद्राक्ष ने अभी करने से मना कर दिया क्योंकि वह बीमार था। रुद्राक्षी ने उसे छोड़ दिया। मैं तुम्हारा ठीक होने का इंतजार करूंगी। रुद्राक्ष ये सुनकर रुद्राक्षी की ओर देखने लगता है। उसके कान इस समय लाल हो चुके थे। ये देख रुद्राक्षी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सकी। तभी शौर्य गेट पर लॉक करते हुए वार्ड में एंटर करता है। रुद्राक्षी शौर्य कुलकर्णी को देखकर स्माइल पास करती है। आखिर उसने ही तो शौर्य को रुद्राक्ष का ध्यान रखने के लिए बुलाया था। शौर्य रुद्राक्षी के पास आते हुए कहता है, वेलकम मी लिटिल भाभी। रुद्राक्षी शौर्य के मुंह से भाभी शब्द सुनकर मुस्कुरा देती है। कुछ समय बाद तीनों एक दूसरे से बातें करते हुए डिनर करते हैं और उसके बाद वह रुद्राक्ष शौर्य को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। चैप्टर 289 में रूपाली को जेल से लेने जा रहा हूं और रुद्राक्षी का लॉकेट जो उसके गुरु ने दिया वह पारस के पास। जब रुद्राक्षी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस से दाखिल हुई तो उसकी पारस से टक्कर हो गई। पारस ने भी नहीं सोचा था कि वह रुद्राक्षी से इतनी जल्दी टकरा जाएगा। रुद्राक्षी ने उसे पिछले शहर में बिना पैसे, बिना फोन और बिना कपड़ों के छोड़ दिया था। इससे वह किसी तरह के बदमाश जैसा लग रहा था। अंत में उसने कड़ी मेहनत करके एक बूढ़ी औरत को उसे अपना फोन देने के लिए मना लिया था। तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कैंपस में कहीं नहीं देखा। क्या तुम मुझसे इतनी डरी हुई हो? मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी इतने दिनों तक शहर से गायब होकर अचानक ऐसे लोगों के सामने आएगी। रुद्राक्षी को कभी नहीं पता था कि एक आदमी इतना नर्किस्टिक हो सकता है। क्या वह सच में सोचता है कि जो कुछ भी दूसरे कर रहे हैं वह उससे संबंधित है? रुद्राक्षी का पारस से कोई लेना देना नहीं था। वह उसके चारों ओर से घूमकर निकलने लगी। तभी पारस ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्राक्षी ने सोचा कि पारस मानसिक रूप से बीमार और लाइलाज है। मुझे ये पसंद नहीं है, छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। पारस ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बजाय उसने जानबूझकर उसे उकसाया, तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे नहीं पता और मैं दिलचस्पी भी नहीं रखती। पारस ने अपने होंठ मोड़े, मैं रूपाली को लेने जा रहा हूँ। रुद्राक्षी ने अपनी आंखें सनकरी कर ली, उसे लेने जा रहे हो? रूपाली तो जेल में है, वो उसे लेने क्यों जा रहा है? सब कुछ पैसे से हल हो सकता है। पारस वास्तव में झूठ बोल रहा था क्योंकि रूपाली तकनीकी रूप से अभी जेल से रिहा नहीं हुई थी। रुद्राक्षी ने भी अपने होंठ मोड़े और कहा, थैंक यू फॉर द एडवांस नोटिस। मुझे विश्वास है कि मेरे हस्बैंड तुमसे ज्यादा अमीर हैं। क्या तुम भूल गए कि वह कौन है? पारस को यकीनन पता था कि रुद्राक्ष कौन है। वह देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। तुम क्या चाहती हो? पारस ने अपने योजना का खुलासा करने पर पछताया। तुम्हें क्या लगता है? रुद्राक्षी ने अपनी आईब्रो उठाई और मुस्कुराई, मुझे हमेशा से रूपाली से नफरत है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर उसे रिहा कर दिया गया तो मैं उसे यूं ही जाने दूंगी? पारस बेहद गुस्से में था। तुम रुद्राक्षी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, उसे अकेला छोड़ दो। क्या इतना काफी नहीं है कि तुमने उसे पहले ही इतना कष्ट दिया है? पारस ने अपना हाथ उठाया और रुद्राक्षी की ओर उंगली से इशारा किया। तभी रुद्राक्षी ने उसकी कलाई से लटकता हुआ एक परिचित लॉकेट देखा। उसने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। यह क्या है? क्या है? रुद्राक्षी ने लगभग पारस से लॉकेट छीन लिया, लेकिन पारस ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारकर अपने हाथ को जल्दी से पीछे छिपा लिया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा दूसरों की चीजों को क्यों देखती रहती हो? पारस के चौकस एक्सप्रेशन से रुद्राक्षी को हंसी आ गई। रुद्राक्षी उसका हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि वह लॉकेट उसे जाना पहचाना लगा।
वह लॉकेट उसने बचपन में खो दिया था, उसे यह उसके गुरु ने उसके जन्मदिन पर दिया था। तुम्हारे हाथ में जो लॉकेट है, क्या मैं बस उसे एक बार देख सकती हूँ? रुद्राक्षी ने उसे केवल एक झलक ही देखा था, इसलिए वह यकीन से नहीं कह सकती थी कि यह वही लॉकेट है। ये सेम दिख रहा था, इसलिए उसे देखना जरूरी था। अगर यह वही होता तो बहुत अच्छा होता। मैं तुम्हें इसे क्यों देखने दूं? पारस ने होंठ कस लिए। उसे यह अजीब लगा कि रुद्राक्षी उसके हाथ के लॉकेट में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही थी। लॉकेट रूपाली का था। जब उसने सालों पहले पारस को बचाया था तो लॉकेट वहीं गिरा गई थी। पारस ने उसे अब तक अपने पास रखा था। रूपाली के बारे में सोचते ही पारस फिर से चिढ़ गया। उसे रुद्राक्षी से नफरत थी क्योंकि उसने रूपाली को जेल में डाल दिया था। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, रूपाली के साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करना। इस बार मैं उसे वापस जरूर लाऊंगा। क्या तुम थोड़ी इंसानियत नहीं दिखा सकती? आखिर वह तुम्हारी बहन है। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, उसने पहले ही बहुत कष्ट सहा है, उसे छोड़ दो। पारस रुद्राक्षी से बेहद नाखुश था, इसलिए भले ही उसके शब्द पोलाइट लग रहे थे, उसकी आवाज घमंडी थी। लेकिन इस सच्चाई के सामने कि रुद्राक्ष उससे ज्यादा पावरफुल था, उसके पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे छोड़ दूं मेरी लाश पर? रुद्राक्षी उससे और बहस नहीं करना चाहती थी। उसने फुर्ती से पारस कलाई पकड़ ली और उसकी आस्तीन खींची। पारस चिल्लाया, तुम क्या करने की सोच रही हो? आह! पारस की कलाई पर लटके लॉकेट को देखते ही रुद्राक्षी चमकते हुए मुस्कुराई। यह एक सच्ची मुस्कान थी जो उसकी चमकती आंखों के साथ मिलकर उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। ये सच में उसका लॉकेट था। रुद्राक्षी की मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि पारस उसे घूरने लगा। पारस हकलाया, तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? मुझे वह लॉकेट चाहिए, इसकी कीमत बताओ, रुद्राक्षी ने सीरियस टोन में कहा। पारस ने गलत समझा और गुस्से में आ गया। उसने अपने हाथ से लॉकेट को छुपा लिया। पारस को लगा कि रुद्राक्षी जबरदस्ती उससे लॉकेट छीनना चाहती है। भूल जाओ, यह मेरा है और मैं इसे नहीं बेचूंगा। तुम्हारा? रुद्राक्षी को यकीन था कि यह उसके गुरु का दिया हुआ गिफ्ट था। वह इसलिए पक्की थी क्योंकि लॉकेट पर बने खरगोश के कान में टूट का निशान था। उसे यह गिफ्ट मिलने पर वह बहुत खुश हुई थी और उसे लापरवाही से गिरा दिया था, इसी वजह से खरगोश का कान टूट गया था। पारस के नर्वस चेहरे को देखकर रुद्राक्षी को लगा कि वह खरगोश को बहुत पसंद करता है। क्या तुम पक्के हो कि यह तुम्हारा है? पारस ने शक से उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? चूंकि रुद्राक्षी और रूपाली बहनें थीं, उसने सोचा होगा कि अनन्या ने ये लॉकेट पहले देखा होगा। इस विचार के साथ उसने जवाब दिया, भले ही यह मेरा नहीं हो, लेकिन मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। यह मेरा लॉकेट है, रुद्राक्षी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यह मेरे गुरु ने मुझे बर्थडे पर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम्हारे पास होगा और अब मुझे ये वापस चाहिए। हालांकि उसने यह बात धीमी आवाज में कही, पारस को झटका लग गया। चैप्टर 290। पारस की सेवियर रूपाली नहीं, रुद्राक्षी है। ये सच आया पारस के सामने और थप्पड़ चाहिए क्या पिलाच? यह इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? रुद्राक्षी को एहसास हुआ कि पारस उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। उसने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे रूपाली के साथ किए गए बर्ताव की वजह से पसंद नहीं करते, लेकिन वह लॉकेट मेरा है। पारस के लिए ये झटका बहुत बड़ा था। वह बस रुद्राक्षी को देखता रहा और उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वह लड़की मुस्कुराए और पारस के माथे पर थपकी दी। छोटे बच्चे मजबूत बनो, गुंडे हमेशा कमजोरों को निशाना बनाते हैं। पारस ज्यादा याद नहीं कर सका क्योंकि वह गुंडों से बहुत डर गया था। उसने हमेशा अपना सिर नीचे कर रखा था, इसलिए वह बस लड़की की जीवन के सबक सुनता रहा। उसे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस जानना चाहता था कि वह लड़की कौन थी। जाने से पहले उसने पूछा कि वह कौन है। वह बड़ी मुस्कान के साथ बोली, मैं ग्रीन सिटी के शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। क्या तुमने उनके बारे में सुना है? इसके बाद पारस ग्रीन सिटी गया। उस लॉकेट के साथ वह रूपाली के पास गया और पूछा कि क्या वह वही थी जिसने उसे बचाया था। रूपाली ने हाँ कहा। तब से पारस को रूपाली पर क्रश था। पिछले कुछ सालों में उसकी सारी मेहनत सिर्फ इसलिए थी ताकि वह एक दिन उससे मिल सके। फिर रूपाली को रुद्राक्षी ने WWE क्रॉसन चैंपियनशिप के लिए बेरहमी से हराया। उसे फंसाया गया, अपमानित किया गया और जेल भेज दिया गया। पारस को इसके लिए रुद्राक्षी से नफरत हो गई।
उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि जिसने उसे बचाया था वह शालिनी नहीं हो सकती थी। अब जब उसने सोचा रुद्राक्षी शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। पारस के लिए ये सदमा इतना बड़ा था कि वह इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका। वह बुदबुदाया, यह इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुद्राक्षी ने उसकी रिएक्शन पर आईब्रो तान ली। ठीक है, मुझे हमेशा से खरगोश पसंद थे, इसलिए मेरे गुरु ने मुझे खरगोश का लॉकेट दिया था। इसके पीछे बनी शब्द खुदा हुआ है। पारस के पास वह लॉकेट सालों से था, इसलिए वह उसके हर निशान और लकीर को जानता था। लॉकेट पर खुदाई थी। उसने चुपके से रूपाली का निकनेम बनी रखा था क्योंकि उससे ये लॉकेट मिला था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने कैसे अपने सेवियर को गलत समझ लिया? ग्रेटर दैन। उसके चेहरे पर बदलते एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्षी को अजीब सा लगा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? उस समय पारस के विचार बहुत उलझन में थे। तुम? पारस केवल एक शब्द कहा, उससे ऐसा लगा जैसे कोई उसे गला घोंट रहा हो। वह बोल नहीं सका। क्या बात है? क्या तुम इसे नहीं संभाल सकते? ये तुम्हारा लॉकेट नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसके लिए पे करूंगी। क्या तुम सहमत हो या नहीं? पारस रुद्राक्षी से पूछना चाहता था कि क्या उसे याद है कि उसने कुछ साल पहले एक छोटे लड़के को बचाया था, लेकिन उसने सोचा कि वह पहले इसे परखे। क्या तुम्हारे बाल छोटे थे जब तुम छोटी थी? रुद्राक्षी ने उसकी अजीब बातों पर आईब्रो तान ली। हाँ, तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ये सच में वही है, ग्रेटर दैन। उस पल में पारस को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। वह बस रुद्राक्षी को घूरता रहा। उसने अपने सेवियर को किसी और के रूप में गलत समझा था और अपनी असली सेवियर के प्रति अच्छा बर्ताव नहीं किया था। पारस यह नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने करेंट इमोशन का डिस्क्राइब कैसे करे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपने सेवियर को किसी और के रूप में गलत समझ लेगा। यह इम्पॉसिबल है, ग्रेटर दैन। अपनी लगातार नेगेटिविटी के बावजूद उसे अंदर से पता था कि उसने गलती की थी। रुद्राक्षी वास्तव में शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और उसे लॉकेट पर खुदे शब्दों के बारे में भी पता था। जब उसने रूपाली के साथ हुई घटनाओं के बारे में सोचा तो उसे याद आया कि उसने कभी लॉकेट पर रिएक्ट नहीं किया था। वह वही था जिसने ये समझाया था कि जब रूपाली उसे बचाया था तब रूपाली उसे दिया था। उस समय उसने बस हंसकर कहा था, ओह सच में, और बस इतना ही था। पारस ने उसके जवाब से मान लिया कि उसे शायद लॉकेट तोहफे के रूप में मिल सकता है, इसलिए उसने इसे वापस नहीं किया। रुद्राक्षी को खरगोश पसंद थे और रूपाली को हमेशा ड्रैगन पसंद थे। इन सभी सुरागों से ऐसा लग रहा था कि लॉकेट का असली मालिक रुद्राक्षी ही थी। इसका मतलब ये भी था कि रुद्राक्षी ही उसकी असली सेवियर थी। वो लड़की जो इतनी चौड़ी मुस्कान देती थी कि उसके दांत भी दिख जाते थे, रुद्राक्षी थी, न कि रूपाली। अरे बाप रे, मैंने क्या कर दिया? क्योंकि रुद्राक्षी भी उसी यूनिवर्सिटी में नामांकित थी, पारस उससे परेशान रहता था। उसने उसे रिंग में खींच लिया और उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहा, सिर्फ रूपाली का बदला लेने के लिए। उसने रुद्राक्षी पर नेशनल कॉम्बैट कॉम्पिटिशन में धोखाधड़ी का भी शक किया था। उस वक्त पारस खुद को गालियां दे रहा था। रुद्राक्षी पारस की अजीब नजरों से बेचैन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अफेयर में हो और रुद्राक्षी उसे नजरअंदाज कर रही हो। ये देखते हुए कि वह अभी भी लॉकेट को पकड़े हुए है, रुद्राक्षी ने सोचा और महसूस किया कि पारस से लड़ना बेकार था। लॉकेट कई सालों से खो गया था और उसके मेंटर ने उसे एक नया खरगोश लॉकेट दिया था। इसके अलावा पारस बहुत जिद्दी था, इसलिए रुद्राक्षी ने उसे छोड़ना ही बेहतर समझा। ठीक है, अगर रखना है तो रख लो, ये कहकर रुद्राक्षी ने उसे छोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ी। रुको, पारस ने रुद्राक्षी हाथ मजबूर होकर पकड़ लिया। रुद्राक्षी मुड़कर उसे देखा। तुम्हें थप्पड़ चाहिए क्या? ये देखते हुए कि रुद्राक्षी का चेहरा पीला पड़ गया है, पारस ने जल्दी से पूछा, तुम ठीक हो? पारस को अभी पता चला था कि रुद्राक्षी उसकी सेवियर थी और पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, इसलिए वह अपनी चिंता ठीक से जाहिर नहीं कर पा रहा था। वह बेहद अजीब लग रहा था। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।